अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर 1। इस चैप्टर में वो खास बात है जो किसी और चैप्टर में नहीं है। 25 चैप्टर्स में से जिस चैप्टर पे कसम खा के कहा जा सकता है कि इसमें से सवाल आना ही आना है, क्योंकि ये एक अलग ग्रेड है। कोई और ग्रेड ऐसी नहीं है इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर हो, तो ये अकेली ग्रेड है। मतलब हमारे जो सिलेबस में जितनी भी 6 ग्रेड्स हैं उनमें से ये ग्रेड है जो कि वाहिद ग्रेड है, जो कि अकेली बनी हुई है, 5-7 नंबर टाइप की ग्रेड बनी हुई है। तो आप 3 से 5-6 नंबर टाइप का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात एक ही है, इसमें से लाजमी सवाल आना है। ये सबसे बुरी बात भी है, और जो छोड़ो ये चैप्टर, अच्छी बात भी है कि बस इसमें से एक ही सवाल आना है। यानी इसमें से औसतन 4-5 से 5-6 नंबर का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी अच्छाई भी है कि ये कर लो तो 3-5 नंबर कंफर्म। और अगेन ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप इसे छोड़ भी दें तो भी आपको पता होता है कि आपने दुख सिर्फ 3 से 6 नंबर का उठाया है, उससे ज्यादा का दुख नहीं उठाया। इतना तो वैसे ही बंदा छोड़ देता है, ये रंग नंबर है। ऐसा सोचने वाले जो है ना वो गलत है। अगर कभी भी पेपर में आपका इस तरह का दिल बनने लगे कि जी छोड़ दूं या इस तरह से करके, कम से कम ये वीडियो एक दफा सुन लीजिएगा, चैप्टर रिवाइज जरूर हो जाए खतरों से टक्कर। 1973 का आइन के तनाजुर में हम जो है ना वो एक चैप्टर पढ़ने लगे हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम हमें बताया गया है, और अगेन जाहिर है इसमें काफी मजे की डिस्कशन है, मजे की तस्वीरें भी हैं। खैर बहुत ज्यादा इतनी मजेदार भी नहीं, और ये बेइज्जती करा देता है। ये हमारी मजबूत डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी में नॉर्मली 4 पिलर होते हैं। जब भी किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो कुछ लेजिस्लेटर होता है जो कानून बनाते हैं, कुछ एग्जेक्टिव्स होते हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक जुडिशियल सिस्टम है जो कानून को इंटरप्रेट करता है, और एक मीडिया है जो लोगों को बताता है गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, और लोगों की आंखें खोलता है। पाकिस्तान में से मीडिया वाले पिलर को तो साइड में फेंक दें, ठीक है, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। ये एंजॉय कर रहा होता है, ये इसको सनसनी पसंद है, इसको लोगों के मरने की खबर, आग लगने की खबर, लोग सड़ गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये बहुत एंजॉय करता है। तो फिलहाल मीडिया तो एक ट्रू डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। फिर अब बिल्डिंग को सहारा देने के लिए पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटर है इसके 2 हिस्से हम कर देते हैं। एक को हम कह देते हैं ईवान सदर, एक को हम कह देते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वो अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट का कॉन्सेप्ट होता है, और ईवान सदर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। यानी पाकिस्तान के अंदर कानून बनाने वाले 2 तरह के इदारे हैं, या सदर और उसका सिस्टम, या पार्लियामेंट और उसका सिस्टम। तो ये चैप्टर हमें पहले थोड़ा सा लेजिस्लेटर का तारुफ कराता है कि वो क्या है, किस तरह से चल रहे हैं, फिर उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप कानून बनाने का प्रोसेस बताते हैं, और एंड पे फिर आइन का पाकिस्तान के तारुफ कराते हैं, और उसके अंदर जो टिपिकल कुछ कॉमन बातें लिखी हुई हैं उसके बारे में किताब आइडिया दे रही होती है। तो होता क्या है, मुल्क चलता किस तरह से, मुल्क चलता इस तरह से है कि कुछ हमारी तरफ से हमने नुमाइंदे भेजे होते हैं। बड़ा प्यारा सिस्टम है डेमोक्रेसी, बहुत बड़ा नफीस सिस्टम अगर फॉलो हो जाए। हम तमाम लोगों ने अपने अपने इलाके से सबसे मुत्तकी, परहेजगार, आबिद व जाहिद बंदा चूज करना होता है। द बेस्ट पर्सन, जो हमारे पूरे इलाके का बेस्ट पर्सन है, पूरे इलाके के लोगों के दिल की धड़कन, दिल की आवाज है वो आदमी। सारे लोग, अब चाहे वो बलूचिस्तान में किसी जगह पे हो, चाहे वो पंजाब में किसी जगह पे हो, हर बंदे को हमेशा ये हक हासिल है कि वो अपने इलाके में अच्छे कैंडिडेट के लिए अपनी आवाज उठा सकता है। तो तमाम लोग जो है ना अपने अपने इलाके से दी बेस्ट पर्सन, जो उन्हें लगता है कि इस इलाके के मसले और पाकिस्तान के मसलों को अच्छी तरह से जानता है, वो उसको सिलेक्ट करके एक जगह भेज देते हैं जिसका नाम है नेशनल असेंबली। अच्छा, वहां पे नेशनल असेंबली को सपोर्ट करने के लिए एक पैरेलल इदारा होता है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो लोग दिल की आवाज से आए हैं। तो हो सकता है एक बंदा अपने इलाके में बड़ा मुखलिस हो तो लोगों ने उसे भेज दिया हो, लेकिन शायद उसे कानून साजी ना आती हो, शायद उसको ये चीजों का ना पता हो। तो एक और बॉडी बनाई जाती है सेनेट, जिसमें ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स होते हैं। टेक्नोक्रेट्स का फायदा ये होता है कि उनको कानून वगैरह का पता होता है, तो वो कानून साजी वगैरह में थोड़ा सा इस बॉडी को सपोर्ट कर देते हैं। दूसरा, नेशनल असेंबली में प्रॉब्लम ये है कि हर सूबे की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीटें होती हैं। तो एक छोटा सूबा, छोटा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अब बलूचिस्तान वैसे सबसे बड़ा सूबा है लेकिन पॉपुलेशन में एक बड़ा छोटा सा सूबा है।
तो उनके बड़े कम लोगों की नुमाइंदगी होती है नेशनल असेंबली, तो वो बेचारे बोलते रह जाते हैं, लेकिन पंजाब वाले अप्रूव करवा लेते हैं कानून। तो सेनेट में फिर क्या होता है, तमाम सूबों को बराबर अक्सरियत दी जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर 50 सीटें हैं पंजाब की और 10 सीटें फर्ज करें बलूचिस्तान की, और वहां पे हमने दोनों तरफ से 10-10 सेनेटर लेके आने हैं, तो वहां का हर बंदा एक सेनेटर नॉमिनेट कर सकता है, और यहाँ के 5 बंदे मिलके एक सेनेटर को नॉमिनेट करेंगे। मैं एक बड़ा सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका एक बड़ा कम्प्लेक्स सा एक इलेक्शन होता है। तो होगा ये कि हमारे वोटों से ये लोग आएंगे और हमारे लाए हुए लोगों के वोटों से सेनेटर्स आएंगे, और फिर सेनेटर्स और ये मिलके काम करेंगे। अब ऐसा ना हो कि सेनेट में भी वही लोग आए जो नेशनल असेंबली वगैरह में जिनकी अक्सरियत है। तो ऐसे में एक तो सूबों को बराबर अक्सरियत देती, दूसरा सेनेट के हर 3 साल बाद इलेक्शन करा के उसकी आधी सीटों पे इलेक्शन करा लेते हैं। सेनेट जब पहली दफा आई तो 6 साल के लिए सिलेक्ट हुए, आधे कैंडिडेट्स अपॉइंट किए थे। 3 साल गुजरने के बाद बाकी आधे लोगों को सिलेक्ट किया गया, वो 6 साल के लिए आए। लेकिन जब 3 साल मजीद गुजरे तो जो शुरू वाले आए हुए थे, ये टाइमलाइन समझ आ रही है, डेट 0 से 6 ईयर तक कुछ लोग आए हुए हैं। 3rd ईयर पे कुछ आधे लोग और आए जो उससे अगले 6 साल के लिए आए हैं। तो जब हम 6ठे साल पे पहुंचेंगे तो जो पिछले 0 पे आए थे वो रिटायर हो रहे होंगे, और जो 3 पे आए थे उनका भी आधा टेन्योर हुआ होगा। यहाँ आधे बंदे आ जाएंगे अगले 6 साल के लिए, तो हर 3 साल बाद आधे बंदे रिवाइज हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में हुकूमतें भी तकरीबन कोई 2-3, 4-5 साल में गोल गोल घूम रही होती हैं। एट एनी गिवन टाइम सेनेट में मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे भी होंगे, पिछली हुकूमत के भी नुमाइंदे होंगे, विफाक की भी नुमाइंदगी होगी, सूबों की भी नुमाइंदगी होगी, टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, उलमा भी होंगे, स्पेशलिस्ट स्किल्स रखने वाले भी होंगे। तो ये और नेशनल असेंबली मिलकर कानून साजी करेंगे और मुल्क को कानून देंगे। जब मुल्क को ये कानून बना के दे देंगे, एक फ्रेमवर्क बना के दे देंगे, तो फिर मुल्क उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा। कैसे? एग्जेक्टिव्स के थ्रू, जिसका पाकिस्तान में मशहूर नाम है एस्टेब्लिशमेंट। आपके जहन में एस्टेब्लिशमेंट से जो आता है वो नहीं, एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के इदारों को कहते हैं। नैब एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, रेंजर एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, हमारे हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, हमारे एससीसीपी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। एस्टेब्लिशमेंट इज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट एक कंपनी की तरह चलती है, जैसे कंपनी की डिवीजन डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने कामों को 15-20 मुख्तलिफ डिवीजन में बांटती है। जी हेल्थ का डिवीजन है, ये एजुकेशन का डिवीजन है, ये फॉरेन अफेयर्स का डिवीजन है, ये बाहर वालों से अपने आप को बचाने का डिवीजन है, ये उस तरह का डिवीजन है, ये उस तरह का डिवीजन है। तो ये अलग अलग डिवीजन होते हैं और हर डिवीजन को गवर्नमेंट के ऑफिसर्स चला रहे होते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स 2 लेवल के होते हैं। जो नीचे के लेवल के गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं वो आते हैं मुख्तलिफ, ये जो इंटरव्यू होते हैं, एनटीएस टेस्ट होता है, अक्सर ओपनिंग आती है, आपने सुना होगा जी फलाना पोजीशन पे गवर्नमेंट बंदे हायर कर रही है। लेकिन जो ऊपर के संजीदा सीनियर लोग चाहिए वो कहाँ से आएंगे? वो मुकाबले के इम्तिहान से आएंगे, सीएसएस, पीएमएस और इस तरह के रूट से आएंगे, जहां पाकिस्तान की क्रीम इकट्ठी की जाएगी। पाकिस्तान में तमाम लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो मुकाबले का इम्तिहान दें। तो हजारों लोगों में से वो जो 200 के करीब बंदे सिलेक्ट होते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअली बाकियों से बेहतर कंसिडर किए जाते हैं। देन उनकी बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको अलग अलग जगह ट्रेन करवा के बाबू बनाया जाता है, उनको सिस्टम चलाना सिखाया जाता है, और फिर वो सिस्टम चलाना भी जानते हैं और वो कॉम्पिटेंट भी लोग होते हैं। तो बड़ा अच्छा निज़ाम होता है इन लोगों का, ये अच्छा सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको ही सारा निज़ाम दे दिया तो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि बेड़ा गर्क कर देंगे। पाकिस्तान में सबसे शुरू में पहली दफा जो मार्शल लॉ और वो उस तरह का लगाया गया, वो एक एग्जेक्टिव्स ने ही आगे आके चीजों को खराब कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने आइन में थोड़ा सा इस तरह से सोचा कि नहीं, हमें एक ऊपर पावरफुल बॉडी अपनी बिठानी चाहिए। तो ये जो लेजिस्लेटर है, इसमें जो नेशनल असेंबली में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी टीम बनाएगा, वो अपनी एक पर्सनल कैबिनेट बनाएगा, उसके वज़रा होंगे, वो हर डिवीजन के ऊपर सर पे एक अपना वजीर बिठा देगा। ये जी हेल्थ का मिनिस्टर है, ये फाइनेंस का मिनिस्टर है, ये एजुकेशन का मिनिस्टर है। तो ऐसे में नीचे एस्टेब्लिशमेंट वाले जो भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो एक वजीर को रिपोर्टेबल होंगे। इससे क्या होगा, जो लेजिस्लेटर है उनका इख्तियार रहेगा और उनका नुमाइंदा वहां मौजूद होगा। ये लोग पढ़े लिखे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन निज़ाम इस तरह से बनाया कि इन्होंने काम करना है, इन्होंने मॉनिटर करना है, इन्होंने कानून साजी करनी है, इन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो फिर जो कानून नाफिज हुआ उसमें कहीं जुल्म हो गया होगा, कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, कहीं गवर्नमेंट कर रही होगी नाइंसाफी, कहीं इनकी तरफ से गड़बड़ हो रही होगी, कहीं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से गड़बड़ हो रही होगी, कहीं लोग एक दूसरे के साथ बुरा कर रहे होंगे। तो फिर आ जाती है जुडिशरी हिफाजत करने के लिए, केसेस को सुनने के लिए।
और जब लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है उनको इंसाफ देने के लिए। डेमोक्रेसी कब मजबूत होगी, पाकिस्तान कब मजबूत होगा, जब हर पिलर अपना काम जानता होगा। कानून बनाने वालों को पता होगा कि उन्होंने कानून बनाना है और कुछ नहीं करना, कानून इंप्लीमेंट करने वालों को पता होगा उन्होंने बस ऑर्डर्स मानने हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जब इनको पता होगा कि हमने हमेशा मेरिट पे, इंसाफ पे फैसला करना है, तो जब वो कानून बनाने वाले सही कानून बनाएंगे, ये उसे इंप्लीमेंट सही करेंगे, ये उसके ऊपर इंसाफ सही से करेंगे, माशरा खूबसूरत तरीके से चलेगा। एंड जब ये सही पिक्चर दिखाएंगे, प्रॉब्लम ये है कि हर पिलर के अंदर अपनी अपनी कुछ दरारें हैं, अपने अपने कुछ मसलों मसाइल है। तो एक अच्छी परफेक्ट डेमोक्रेसी हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि इंसान, इस सब में हमने ये अजम्पशन ली कि जो कागज पे लिखा है फॉलो हो रहा है, लेकिन हम भूल गए कि इंसान अपने अंदर भी तो गंदा हो सकता है, अपनी उसकी अखलाकी गिरावट भी हो सकती है। वहां से मसला खराब होता है कि चंद बुरे लोग एक पूरे महकमे को खराब कर देते हैं और उर्फ आम में हम कह देते हैं लो जी गवर्नमेंट के दफातर में काम नहीं हो रहा जी, हॉस्पिटल्स में हमारे साथ बुरा हो रहा है। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग बड़े दिल लगा के बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन चंद बुरे लोगों की वजह से पूरा बदनाम हो जाता है और फिर हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है टैक्स पेयर का, और फिर हम इन लोगों को वोट देते हुए भी सोचते हैं वोट देने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो निजाम इस तरह से बनाया हुआ, अच्छा इसके अंदर भी दो लोग, सदर और बाकी, और सदर को भी किसी हद तक उनके ऊपर पावर्स दी हैं, वो जो भी कानून बनाएंगे नीचे वाले दोनों यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली, सदर के अप्रूवल के बगैर वो कानून इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन सा है हमारे लीगल सिस्टम का। एक एक करके किताब की नजर में देखते हैं कि चीजें क्या है, क्या जनरली बात समझ आ रही है। स्पेसिफिकली मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, अगर वहां कोई सवाल होगा, अगर वो हमारे सिलेबस के अंदर से होगा मैं जरूर जवाब दे दूंगा, बाहर से होगा तो मैं आपसे कह दूंगा जी आज इस वक्त कम है, आप मुझे ईमेल करके भी सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। लेजिस्लेशन, ये वो लॉ है जो पार्लियामेंट और अदर बॉडीज जिनको उन्होंने इख्तियार दिया होता है वो लोग बनाते हैं। समटाइम पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन समटाइम आप कुछ और बॉडीज को भी डेलीगेट कर देते हैं। याद है कंपनीज एक्ट, एसईसीपी को डेलीगेट कर दिया, और एसईसीपी एस्टेब्लिशमेंट का एक इदारा। तो समटाइम दिस हैपेंस कि आप किसी पढ़े लिखे इदारे को भी कानून बनाने का अमल डेलीगेट कर देते हैं। तो लेजिस्लेशन कहते हैं जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया या वो बॉडीज जिसको उसने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। स्टेट में और गवर्नमेंट में फर्क है। आपने अक्सर टॉक शोज में सुना होगा कि हुकूमत की बात कर रहे हैं या रियासत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक रियासत है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग सीटों पे बैठे हुए हैं वो इस वक्त की हुकूमत है। हुकूमत बदलती है, रियासत नहीं बदलती। तो प्रेसिडेंट रियासत का नुमाइंदा है और वजीर आजम हुकूमत का नुमाइंदा है। तो सदर और उसके नीचे जो गवर्नर्स हैं ये पाकिस्तान के लोग होते हैं, ये पाकिस्तान मिस्टर पाकिस्तान के लोग हैं। और मिस्टर पाकिस्तान का जो एक हुकूमती निज़ाम है उसको जो हेड कर रहा होता है वो वजीर आजम होता है। तो ये दो तरह के सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, रियासत भी चल रही है और हुकूमत भी चल रही है। तो कुछ चीजें प्रेसिडेंट के साथ लिंक कर दी, गवर्नर्स वाला निजाम, और जो पार्लियामेंट वाली चीजें हैं वो लिंक कर दी वजीर आजम के साथ। तो ये दोनों का मिलके चलना बड़ा जरूरी है। तो आपको पता है अभी तो बड़ा मिलजुल के चल रहे। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल लेजिस्लेटर में मजलिस शूरा होती है। मजलिस शूरा नॉर्मली दो बॉडीज को कहते हैं, नॉर्मली सेनेट और नेशनल असेंबली को कंबाइंड मजलिस शूरा कहते हैं, लेकिन अगर आप उस पूरे को काउंट कर लें कि ये पार्लियामेंट है तो आप दूसरी तरफ से जनाब सदर को जोड़ के इनको भी मजलिस शूरा कह सकते हैं। तो मजलिस शूरा इज जिसमें ये दो बॉडीज या तीन बॉडीज, एक दूसरी जो पार्लियामेंट बॉडी है उसके अंदर दो बॉडीज है, सेनेट और नेशनल असेंबली। इनमें से अपर हाउस कौन सा होता है? सेनेट अपर हाउस होता है और वो लोअर हाउस होता है नेशनल असेंबली। देन हमारे पास निजाम आता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, रियासत का बाप होता है, रियासत का हेड होता है, और सिंबल ऑफ यूनिटी अखुवत या गानगत का मजहर होता है। आइन है, क्या करें अब आइन में तो जो लिखा है वो तो बताना है ना। मैं इसलिए कहा था प्रैक्टिकल रियलिटी डिफरेंट हो, लेकिन कानून प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और इसको सब मिलकर इलेक्ट करते हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। इसका एक पूरा सिस्टम होता है जो इनका अपेंडिक्स में है। कभी सर्च करना हो चैट जीपीटी पे सर्च कीजिएगा, बड़ा मजेदार सा इलेक्शन होता है, लेकिन उसमें भी पावर ज्यादा नेशनल असेंबली को मिल जाती है। तो नॉर्मली जो मेजॉरिटी पार्टी नेशनल असेंबली होती है, यूजुअली वही जो बंदा नॉमिनेट करते हैं, ज्यादातर वही प्रेसिडेंट बनता है। ये प्रेसिडेंट दोबारा से री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो सकता है, लेकिन 2 लगातार टर्म्स के बाद नहीं आएगा, एक टर्म का गैप लेगा, उसके बाद दोबारा से एलिजिबल हो जाएगा। प्रेसिडेंट वो कानून अप्रूव करता है जो नेशनल असेंबली और उसके बाद सेनेट ने देखे होते हैं, बाद में प्रेसिडेंट उसे देखता है। आखिरी बड़ा प्यारा जुमला है, ही गाइड्स प्राइम मिनिस्टर इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मुल्क की उमूर सलामती के ऊपर
बड़े खूबसूरत मशवरे देता है वजीर आजम को। ठीक है, जो लिखा है पढ़ लें, खैर है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर नजर आ गए, मौजूदा, पुराने और नया। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी। मैंने एक दफा ये तस्वीर लगाई थी और शहबाज शरीफ की तस्वीर यहाँ दिखाई थी, उसको वो वजीर आजम नहीं था। मैंने इसी तरह से सदर में एक दफा ना जरदारी की तस्वीर दिखाई थी, तो लोग तड़प गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा जी सब पॉसिबल है, तो ये तस्वीर याद रखनी है और फिर मुझे मेल करके बताना है कि सर आपने बताया था, हमें नहीं समझ आई थी। इसी टेन्योर में आखिरी 1-1.5 साल में कुछ अरसे के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाईजान मुल्क में कुछ भी हो सकता है जी, इनको थोड़ा अब असल में इन्होंने अपने सुपाई छोड़ दी है ना। अब जो है ना, एक तरफ भाई है, एक तरफ बेटी है, और जो है ना उन्होंने जो है ना, एक ने पाकिस्तान संभाला हुआ है, एक ने पंजाब संभाला हुआ है। अच्छा जी, इधर आए इधर आए। ये असल में टॉपिक ऐसा है जिसमें सियासी होने जी जी क्या है ये किस ले आपने नहीं देखा इसे? हाँ ये सोचना पड़ेगा। हाँ काकड़ तक तो याद है, इन वारों काकड़। तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे गुमनाम होते हैं। अब देखे ना बिलावल, मासूम क्यूट सा, ठीक है भाई। आपको मुझे एक बात बताएं, आपको नौजवानों का नुमाइंदा चाहिए ना। इमरान खान 75 साल का, जरदारी 71 साल का, नवाज शरीफ 72-73 के आसपास का, ठीक है। मरियम नवाज भी मेरे ख्याल में 55-50 नहीं नीचे होगी। हाँ ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, 40 से 50 के दरमियान होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नौजवानों का नुमाइंदा यही है, जेन जी को ये समझता है, यही चाहिए जेन जी को, जो है ना। ये बेबी बूमर्स वाले जमाने के वो हैं वजीर आजम, जो हमारे से बड़े लोग थे। हमारे जमाने का वजीर आजम ये, और ये आपके जमाने का वजीर आजम ये भाई अब तो मिल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, आगे चलते हैं। मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन भाईजान पाकिस्तान में सब पॉसिबल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है नहीं अभी उसको टाइम है, उससे जल्दी तो शायद अफरीदी आ सकता है ना, इसलिए अभी जरा थोड़ा सा टाइम है। ये भी डिपेंड करता है कि वो छोटे अंकल टॉम क्या सोच रहे हैं। फिर वो इंडिविजुअल जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट उससे हल्फ उठवा के और उसको प्राइम मिनिस्ट्री दे देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक फेडरल कैबिनेट होती है, वुज़रा और मुशाहिर की एक लंबी कैबिनेट होती है, ठीक है। आप देखिए मैंने आपके लीडर को की तस्वीर इस्तेमाल की है, आप बाद में नाराज होते हैं। असल में मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई ऐसी तस्वीर मिले जिसमें सबसे ज्यादा वजीर मशीर हो, तो सबसे बड़ी कैबिनेट इमरान खान की थी, क्योंकि इसने आने से पहले कहा था कि बहुत ज्यादा फजूल खर्ची है, मेरी सबसे छोटी कैबिनेट होगी। तो उसके बाद तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट जो है ना इसकी थी। हो सकता है किसी और की माजी में 50-60 साल पहले हुई हो। तो ये जो है ना वो सारे वजीर मुशीर वगैरह होते हैं जो वजीर आजम के साथ होते हैं। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेड बाय फेडरल कैबिनेट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस करता है और फिर प्रेसिडेंट जो है उनसे हल्फ ले लेता है। फेडरल मिनिस्टर आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर। हर बंदे के नीचे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में एक पूरा डिवीजन या डिपार्टमेंट है। विफाक में डिवीजन बोल देते हैं और सूबे में डिपार्टमेंट बोल देते हैं। उस डिपार्टमेंट के ऊपर एक सेक्रेटरी बैठा है, फिर उसके साथ नायब सेक्रेटरी वगैरह, और फिर नीचे उनके निजाम है। ये सीएसएस ऑफिसर हैं और सबसे नीचे वो वाले लोग हैं जो कि नॉर्मल टेस्ट वगैरह और नॉर्मल तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पोस्टें आती हैं उसमें अप्लाई करते हैं और अपनी किसी और क्वालिफिकेशन की वजह से वहां पर जा रहे होते हैं, ठीक है। इन लोगों की तालीम क्या होनी चाहिए, इनकी क्या कंपिटेंस होनी चाहिए, इनकी सिर्फ एक कंपिटेंस होनी चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर के दोस्त होने चाहिए और कोई मेयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई मेयार नहीं है। यानी कि हम प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, स्टैब्लिशमेंट में आपने इंतहाई पढ़े लिखे लोग बिठा दिए और उनको काम करने का कहा, और ऊपर एक अनपढ़ इंसान को बिठा दिया जो अपनी यारियां दोस्तियां निभाने के चक्कर में पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को बिल्कुल तबाह करके रख देता है, जिस वजह से स्टैब्लिशमेंट अपनी सारे जबरदस्त स्किल्स सेट के साथ भी काम नहीं कर पाती।
स्टैब्लिशमेंट में कोई एक आध जरा ज्यादा मजबूत इदारा हो तो वो बगावत कर देते हैं, बाकी लोग बगावत उस तरह से कर नहीं पाते। बगावत किस तरह से होती है? मैं अगर पाकिस्तान का आपको स्ट्रक्चर बताऊं, सबसे ऊपर सदर, सदर के नीचे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वजीर आजम, वजीर आजम के नीचे उसका एक वजीर उस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उस वजीर के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे चीफ ऑफ ऑल द फोर्सेस, उसके नीचे चीफ ऑफ वन स्पेसिफिक फोर्स, 7वें लेवल पे। हिरार्की यही है। सेक्रेटरी कौन होते हैं? ये जो मिनिस्ट्री को हेड कर रहे होते हैं ना, एक तो वो बंदा होता है ना जो वजीर है, वजीर तो सिंबॉलिकली सर पे बैठा होता है, तो गरीब को पता भी कुछ नहीं होता, लेकिन जो सीएसएस वगैरह ऑफिसर्स का जो सेट है उसमें जो उस डिपार्टमेंट का सबसे ऊपर का बंदा है जो असल में डिपार्टमेंट चला रहा होता है, वो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस कर रहा होता है वो। जी क्या चीज? जी हाइब्रिड निजाम से क्या मुराद है? सदारती निजाम? फिर नहीं, मैं तो वो बताऊंगा ना जो लिखा हुआ है। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी यूजेज और कस्टम जो कि मार्केट में चल रही है। सर अभी जो आपने ये 7 स्टेट गिनवाए, अभी इसको उल्टा कर दें। नहीं, इतना उल्टा तो नहीं है, सिर्फ एक आध बंदा आगे पीछे होता है अपनी पोजीशन से, बाकी लोग अपनी जगह खड़े रहते हैं। 5 साल इलेक्टेड हो जाते हैं तो 5 साल किसी ने भी पूरे नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजन? जी इन्होंने कहा कि जी 5 साल के लिए अगर एक बंदा आया है तो 5 साल पूरे क्यों नहीं होते? इसलिए कि जब 3 साल गवर्नमेंट चल पड़ती है तो लोग बड़े आवाजार हो जाते हैं, उनको नए चेहरे देखने होते हैं, फिर लोगों को ना मतलब एहसास होता है कि नहीं मुल्क में कुछ गड़बड़ चल रही है, फिर तहरीकें चलती हैं, फिर शोर शराबे होते हैं, फिर मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि पिछली दफ़ा अंकल टॉम से आपने दोस्ती की थी, इस दफ़ा अंकल टॉम से हम दोस्ती करेंगे, फिर जो है वो कुछ और मामलात होते हैं। फिर अगर ये साबित करना हो कि हम मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हाँ वजीर आजम ने कुछ सही नहीं किया तो उसको साइड पे कर देते हैं, कुछ अरसे के लिए एक और बंदा आ जाता है और फिर उसके बाद अगली दफ़ा किसी और को बारी मिल जाती है। हमारा पसंदीदा लीडर भी इसी तरह से एक दफ़ा अपनी बारी पे ही आया था, इसी तरह से सपोर्ट लेके आया था, उस टाइम पे आप लोग नहीं मानते थे, अब वो खुद बता देता है। तो बहरहाल निज़ाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। आप कहेंगे कौन है ये दामन वक्त, ये क्या जो है ना, वापस आ रहा है। नेशनल असेंबली, सीट्स फॉर नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस की पॉपुलेशन पे सीटें होंगी। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वोट बाय रजिस्टर्ड वोटर। मेंबर्स, रजिस्टर्ड वोटर कौन है जी? आप लोग, मैं भी, जाहिर है। मेंबर जो है वो अपने लिए एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेरा दिल करता है 5-6 दफा अंडरलाइन करूं उनसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। और जो काम ये सबसे कम करते हैं वो लॉ मेकिंग है। पुल बनाना इनका काम नहीं है, सड़क बनाना इनका काम नहीं है, मोटरवे बनाना इनका काम नहीं है, बेवकूफ बनाना इनका काम नहीं है। मैंने कहा जरा सारी सियासी पार्टीज कवर कर दो ना, अभी तक सिर्फ एक हाथ का जिक्र हो रहा था। ठीक है, ये इनका काम ही नहीं है। आप कानून बनाएं और कानून बड़ा मजबूत किस्म का दें और दें उसको एस्टेब्लिशमेंट को और कहें इसको इंप्लीमेंट करो, लेकिन प्रॉब्लम है उसके सर पे जो मिनिस्टर है वो आपका अपना बैठा हुआ है, वो कहता है सबके लिए कानून लगाओ, मेरे रिश्तेदारों को बख्श दो। फिर वजीर आजम कहता है मेरे दोस्तों को बख्श दो, तो वजीर आला कहता है मेरे दोस्तों को बख्श दो, उनके रिश्तेदारों को बख्श दो। तो पता ही लगता है कि जो असल में जिन्होंने नुकसान करना था, जिनके लिए कानून बना, वो 80% लोग बख्शे जाते हैं और हम पकड़े जाते हैं। हम हमेशा जो है ना वो, मतलब मैं वो नहीं होता वो जो एक फिल्म में कि वो 4 बंदे खड़े में, वो कहता है जो बहादुर आ गया है उसको मिशन पे भेजना है, वो 3 पीछे हो जाते हैं। तो वो हमेशा लेफ्ट राइट होके सोच रहा होता है कि यार मैं हमेशा आगे खुद ब खुद कैसे आ जाता हूँ। तो जब भी एक कानून इंप्लीमेंट होता है तो इनका चालान होगा, इनको पकड़ के जेल में डालेंगे, उनको जुर्माना होगा, और जो बड़ा होगा वो शराबों की बोतलों के साथ भी फिर रहा होगा तो लोगों से शहद ही मानेंगे। ठीक है, वो अपने महल में जो है वो जो मर्जी याशी मचा रहा होगा, आप उसको क्या कहूँ, रियासत मदीना ही मानेंगे। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली ना सबके पास अपना अपना कार्ड है बेचने को, कोई मजहब कार्ड बेच रहा है, कोई जो है ना खिदमत कार्ड बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वापस आते हैं, मैं बहकता चला जाऊंगा, आप लोग मुझे जो है ना वो फंसा देंगे। भाईजान आगे, सेनेट, सेनेट भी एक बॉडी है। वापस इधर, वापस, आज मकसद अजीम है हमारा। परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट यानी कि सेनेट कभी खत्म नहीं होती। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, जाएगी, आएगी, निगरान होंगे, सेनेट हर वक्त जिंदा रहेगी क्योंकि आधे बंदे तो हर वक्त मौजूद है। तो सेनेट 6 साल के लिए इसके मेंबर्स आते हैं और हर 3 साल बाद इसमें मेंबर्स रिटायर हो रहे होते हैं और आधे बंदे जो है वो दोबारा से सिलेक्ट हो रहे होते हैं। मेंबर्स चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को अपने लिए चूज करते हैं। सेनेट का रोल है प्रमोट करें नेशनल कोहेजन को, मुल्की हम आहंगी को।
सपोर्ट करे। और वो जो फियर स्मॉलर प्रोविंसेस के हैं कि बिगर जो है वो डोमिनेट कर रहे होते हैं सारे प्रोसेस को, कि भाई पंजाब में जो तख्ते पंजाब जिसके पास है पूरा पाकिस्तान उसका, क्योंकि आधे से ज्यादा तो एमएनएस पंजाब के हो जाते हैं। तो इसलिए उस फियर को खत्म करने के लिए सेनेट में बराबरी दी जाती है सारे सूबों को, ताकि कानून साजी में हर सूबे की आवाज इक्वल लेवल पे आए सेनेट वाली साइड पे। चेयरमैन नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट है चेयरमैन सेनेट। अगर किसी वक्त प्रेसिडेंट अचानक से जगह खाली हो जाए तो फौरी तौर पे ये कायम मकाम प्रेसिडेंट बन जाएगा चेयरमैन सेनेट, तभी इसके ऊपर भी अच्छी खासी पॉलिटिक्स होती है। जितने भी कानून है सिवाय पैसों वाले, पैसों की तकसीम के, ये नेशनल असेंबली पास करती है और इनको सेनेट भी अप्रूव करती है। यानी सारे बिल्स दोनों अप्रूव करेंगे, लेकिन जो पैसों वाले बिल हैं उस नेशनल असेंबली ने कर दिया तो विद और विदाउट सबमिशन टू सेनेट वो काम चला सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताएं। कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। मनी बिल और जो बाकी मनी बिल में क्या होगा, मनी बिल क्या होता है, जो आपके फाइनेंस बिल वगैरह नहीं होते कि पैसों की क्या तकसीम होगी। अब नेशनल असेंबली सेनेट इनका प्रोसेस इतना लंबा होता है कि आप ये देखें कि हमारी एजुकेशन स्कीम 10-11 महीने तक लटकी रही वहां पे, तब जाके उसकी गरीब की बारी आई। तो पता नहीं कौन कौन से मामला तो कितने कई साल तक देखे ही नहीं जाते। तो अगर आपने एक पैसों का बिल बनाया होगा कि इस दफा तालीम पे इतना लगाएंगे, सेहत पे इतना लगाएंगे, और ये सेनेट और वजीर आजम, ये सेनेट और पार्लियामेंट अगर पिंग पोंग खेलते रहे एक दूसरे के साथ कि इसने उनको भेज दिया, उसने कहा नहीं इसमें मसला है, उसने दोबारा उनको भेजा, तो ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मनी बिल में आप चाहें तो सेनेट की अप्रूवल लें, और सम टाइम आप सेनेट की अप्रूवल के बगैर भी उसको ओके करवा सकते हैं। तो ऑल मनी बिल shall originate in National Assembly and after it has been passed by Assembly it shall be without being submission transmitted to Senate। अभी विदाउट इसलिए है कि वाजिब नहीं है, लेकिन आप चाहें उनकी अप्रूवल लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो नखरे कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज दें। अगर प्रेसिडेंट नखरे करे जी, वो आगे हम फ्लो चार्ट में देखेंगे। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की तरफ से डायरेक्ट आता है। प्रेसिडेंट अगर रातों रात कोई कानून मुल्क में लेके आना चाहे, जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो अगेन क्रैश कोर्स था, तो हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, हमारा 2017 का एक्ट जिस तरह से आया उसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी कोशिशें थी 2-2.5 साल की, और उसमें फिर जब एक्ट नहीं पास हो पा रहा था तो फिर उस वक्त सदर को जो है ना वो बीच में लाके और उससे कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ गया था। और फिर जब वो आ गया तो फिर उसके बाद फिर पार्लियामेंट को उसको देखना था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस कभी भी बना सकता है जब नॉर्मली नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती। ये ऑर्डिनेंस के पास सेम पावर है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट की होती है। ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा 120 दिनों के अंदर अंदर, अगर 120 दिन गुजरने पे अगर 120 दिनों में पार्लियामेंट मौजूद हो और वो उसको अप्रूव नहीं कर रही। तो कहानी कुछ इस तरह से है। अब ये जो कानून साजी का प्रोसेस है, ये एक फ्लो चार्ट में बताया हुआ, आपको फ्लो चार्ट ना समझ आए तो इंग्लिश भी लिखी हुई है। ये फ्लो चार्ट क्या कह रहा है? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन जब नेशनल असेंबली सेशन में और जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं, आसान सी बात है, प्रेसिडेंट आया, ऑर्डिनेंस बनाया, और ऑर्डिनेंस बनाने के बाद उसने इन दोनों को भेजा पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने ओके करके फिर प्रेसिडेंट को कहा, प्रेसिडेंट ने कहा ओके डन, कानून बन गया। अगर नेशनल असेंबली सेशन में है तो मनी बिल में अकेली नेशनल असेंबली की पावर है, जबकि बाकी सारे बिल्स में, ये बिल क्या होता है? कोई भी कानून जिसको अप्रूव होना है ना, वो पहले बिल की फॉर्म में पेश होता है, फिर बिल की फॉर्म में फॉर एग्जांपल यहां पेश हुआ, ये से ओके करेंगे, फिर इन्हें भेज देंगे। ये भी अगर इसे ओके करेंगे तो ये प्रेसिडेंट को भेज देंगे। हो सकता है यहां ओरिजिनेट हुआ हो तो पहले ये से ओके करेंगे, फिर उन्हें भेज देंगे, फिर वो भी उसे ओके करेंगे, तो यहाँ ये तो हो गई बड़ी हैप्पी एंडिंग। लेकिन कभी कभी खराब भी मामला होता है, इन्होंने ओके किया, उन्हें भेजा, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, तो फिर प्रॉब्लम्स उसमें बताओ, प्रॉब्लम ये इन्हें बताएंगे, और जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे तो फिर वो प्रेसिडेंट को चला जाएगा। ये अगर इन्हें कहेंगे हमें इशू है और ये ना माने इस बात को, तो फिर इनकी ज्वाइंट सिटिंग करवानी पड़ेगी। तो ज्वाइंट सिटिंग में अपर हाउस वाले भी लोअर हाउस वाले भी बैठे होंगे, सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, और फिर एक वोटिंग होगी, उसमें दोनों हाउसेस के लोग मौजूद होंगे, तो वहां पे थोड़ी सी पावर गेम डिफरेंट हो जाएगी, और फिर वो ज्वाइंट सिटिंग में चल रहा होगा। अगर ये इनको भेजें कानून और ये सिरे से रिजेक्ट कर दें तो इनको रीजन देनी पड़ेगी। फर्ज करें ये दोनों अपनी तरफ से ओके करके कानून प्रेसिडेंट को भेज दें, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसे ओके कर दे, वो एक्ट लॉ बन जाएगा, चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो अमेंडमेंट बताएगा इनको, और जब इनको बताएगा तो फिर इनका ज्वाइंट सेशन का इजलास करवाएंगे और वो उसको अमेंडमेंट्स को देखेंगे, ओके करेंगे, और ओके करने के बाद वो दोबारा प्रेसिडेंट से कहेंगे कि ये आपकी बातें पूरी हो गई हैं, अब आपने जो बात की थी जब हमने ओके कर दी है, अब प्रेसिडेंट को प्रूफ करना पड़ जाएगा। मजबूरी है, यानी कि अगर उसने कहा कि जी इसमें ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे कर दी उन्होंने, अगर ना की जी। अब अगेन
अगर उन्होंने नहीं की, यानी कि वो ज्वाइंट सेशन है, उन्होंने कहा नहीं ये तो बात बड़ी अजीब सी है, तो मुल्क में वो कानून ही नहीं आएगा। तो पाकिस्तान में कानून की सबसे पावरफुल सीट है जनाब सदर। सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है, यानी कि ये तरमीम हो या ना हो, सदर हमेशा जब तक सीट पे बैठा होता है उसको इम्यूनिटी हासिल होती है। इस तरमीम से ये हो रहा था कि उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जानी थी। तो इम्यूनिटी का मतलब है सदर हमारे मुल्क का सबसे ऊपर का करेक्टर है लॉ में, तो हम ये नहीं मानते कि वो एक बुरा आदमी होगा, या ये मानना हमारे लिए शर्मनाक है कि वो बुरा आदमी है, तो उसके ऊपर कोई लीगल केस नहीं कर सकता पाकिस्तान में। इससे पहले कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। फिर अगर किसी हाउस जहां ओरिजिनेट हुआ पास हो गया तो भेज दिया जाएगा अदर हाउस को। अगर बिल अदर हाउस ने भी ओके विदाउट अमेंडमेंट कर दिया तो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, और अगर बिल विद अमेंडमेंट हुआ तो वो वापस आ जाएगा पिछले हाउस को, और वहां उस हाउस ने भी अगर ओके कर दिया तो प्रेसिडेंट को चला जाएगा। फॉलोइंग केसेस में ज्वाइंट सिटिंग होगी। अगर एक बिल रिजेक्ट कर दिया अदर हाउस ने, या उसने 90 दिन में पास नहीं किया, या बिल एक हाउस ने तब्दीली के साथ पिछले वाले को भेजा था और पिछले वाले ने उसको नहीं माना, तो फिर क्या होगा, ज्वाइंट सेशन होगा। तो जहां मेजोरिटी वोट्स, जितने बंदे प्रेजेंट इन पर्सन होंगे उनकी जो मेजोरिटी वोट आ जाएंगे उसके हिसाब से वो अप्रूव हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे। प्रेसिडेंट का क्या मामला है, प्रेसिडेंट 10 दिन में अप्रूव करेगा बिल या रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए। अगर उसने रिटर्न कर दिया तो पार्लियामेंट ऐसे ज्वाइंट सिटिंग में देखेगी, और अगर विद और विदाउट अमेंडमेंट आगे हो गया तो पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट को दोबारा भेज देंगे। अगर उसकी अमेंडमेंट मान के की है तो उस पर वाजिब है, और अगर उसकी अमेंडमेंट नहीं मानी तो उसकी मर्जी, अगर वो उसे रिजेक्ट करना चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है। नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए, नेशनल असेंबली सेनेट चल रही है, नेशनल असेंबली बेचारी कई दफा खत्म हो जाती है। एक बिल नेशनल असेंबली में स्टार्ट हुआ था, ये भी सोच रहे थे और ये डूब गए, तो बिल भी डूब जाएगा। लेकिन बिल अगर सेनेट में है और नेशनल असेंबली वाले डूब गए तो बिल खत्म नहीं होगा, नई असेंबली आएगी, ये सेनेट वाले उनको वो वाला बिल दे देंगे। तो अगर बिल अप्रूव कर दिया सेनेट ने, या अभी वो सोच रहे हैं और नेशनल असेंबली खत्म हुई है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेशनल असेंबली देख रही है या उन्होंने अप्रूव किया और अभी सेनेट ने ओके नहीं किया था, ये डूब गए, तो बिल भी साथ डूब जाएगा। तो ये दो बातें यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो ये हमारे एक लेजिस्लेशन का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। सिवाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हमने बात पढ़ ली है। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, ये लॉजिकल हिस्सा है और जो पहला वाला हिस्सा है वो प्योर क्रैमिंग है। सवाल हमेशा उन्होंने क्रैमिंग वाले पूछे हैं, लेकिन ये पढ़ के समझ आ जाता है, उसको लाजमी रटा लगाना पड़ता है। भाई का सवाल लेते हैं, 2 से 3 सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल ओरिजिनेट हुआ है नेशनल असेंबली में और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई तो बिल भी डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अगर नेशनल असेंबली ने अप्रूव करके सेनेट भेज दिया फिर वो डिसॉल्व हो गई तो बिल रहेगा जी। अगर सेनेट ने नेशनल असेंबली के पास भेज दिया, नेशनल असेंबली ने और अप्रूव कर दिया अप्रूव करके और इनके पास भेजा है, अभी इन्होंने ओके नहीं किया, अभी कंसिडर नहीं किया और वो डूब गए, तो बिल भी डूब गया। पर वो वहां से ओरिजिनेट होके अप्रूव हो गया था ना। यहाँ पे आया। जिन लोगों ने अप्रूव किया था वो रहे नहीं, और जिन्होंने देखा ही नहीं वो नए लोगों से नई चीज देख लेंगे। अगर वो बिल इधर आके अप्रूव हो गया होता तो फिर वो बिल ना डूबता। अगर आप गौर से देखें तो पीछे जो नीचे 2 लाइन लिखी है उनमें से एक जगह पे ये वाली बात भी लिखी हुई है जी। क्लियर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेट मतलब जब किसी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जी। यहाँ पे लिखा हुआ है If the bill is pending in Senate, जी, पेंडिंग है सेनेट, not passed by National Assembly, ठीक है, bill shall not lapse. हाँ। तो आप गलत वाला जुमला पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़े। उसने कहा bill is pending in National Assembly or passed, but it is pending in Senate. जी जी। अब ये जो और के बाद लिखे ये आप वाला केस था, दोबारा पढ़ें। If a bill is pending in National Assembly और पास, तो अब इसको पढ़ें। इफ अ बिल इज पास्ड बाय नेशनल असेंबली पेंडिंग इन सेनेट, तो आगे क्या लिखा है, बिल क्या होगा, bill shall lapse. लैप्स हो जाएगा। वही मैं कह रहा था, ठीक हो गया। वापस इधर आते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब आप लॉ बनाने का काम क्या करते हैं, किसी और को डेलीगेटेड। ओहो, ब्रेक में याद ही नहीं रहा, मैं सोच रहा था मैं आप लोगों की चाय का कह दूं उन्हें। चलें, अब तो अब किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना, आप तो फिर बिरयानी कहाँ से आ गया, अस्तगफिरुल्लाह। ये ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। अच्छा, चाय तो शायद इतनी जल्दी नहीं बना सकेंगे, लेकिन हो सकता है जूस हो उनके पास, लेकिन आपके गले खराब हो जाएंगे जी। अगर आप 5:30 तक क्लास करते तो सबको मैं बिरयानी खिलाऊंगा। ओए होए होए, ये जो है ना, ये भाई को पता है कि मेरी जो है ना, मैंने कल बताया था कि मेरी क्लास के बाद एक एक्टिविटी है जिधर मुझे पहुंचना है, तो इन्होंने ना मजबूरी, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट इवेंट
अच्छा जी, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं क्या ये चाय हमें जल्दी दे सकते हैं? कोई बात नहीं, अगर क्लास खत्म भी हो जाए तो मैंने 4:30 तक गुंजाइश ले ली है अगले सर से, ठीक है, लेकिन चाय कई दफा आधे घंटे में भी नहीं पहुंचती जब ज्यादा होती है जी। जूस पे आपको, असल में मुझे बुरा लगता है कि सर्दियों में आपको जूस पिलाया जाए। समोसा बड़ी साफ चीज है। फिर उनसे पहले पहली प्रेफरेंस क्या, असल में समोसे इतनी तादाद में एक वक्त में होते नहीं। पहली प्रेफरेंस चाय है। उनसे कहें अगर 20 मिनट में चाय आ सकती है तो चाय कर लें, नहीं तो समोसा और जूस में पहली प्रेफरेंस क्या है? ठीक है, जितने समोसे मिल जाएं और जो बच गया वो जूस, लेकिन फिर लड़ेंगे ये लोग। किस्मत पे है। अब आप लोगों ने अपनी जगह नहीं बदलनी, वो यहां से देना शुरू करेंगे तो ठीक हो गया। तो आप उन्हें इस तरह से कह दें, लेकिन 20 मिनट में अगर चाय बन सकती है तो चाय अच्छा है। अब उन्हें गिनने तो दें जी। कुछ लोगों को चाय पसंद नहीं है, चलो शुक्र है मेरे थोड़े से पैसे बच जाएंगे, ठीक है। वक्त का मैं मुकाबला सख्त, वापस इधर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एहतियातन 1-2 एक्स्ट्रा ले आइएगा। वैसे नहीं, अब तक जो नहीं आया वो उसने तो नहीं आना, ठीक है, बस ठीक है। फिर अब अगर कोई नया बच्चा आए तो आपने उसे देख के जो है ना उसको कहना है वो उधर किनारे पे जाके बैठ जाए, ठीक है जी। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसमें क्या होता है, कानून बनाने का इख्तियार एक बॉडी आगे किसी को डेलीगेट कर देती है। डेलीगेट मतलब आगे पास ऑन कर देना। जैसे अगर टैक्स का लॉ बनाना और एफबीआर को कह दिया जाए कि तुम लॉ बनाओ, तो बड़ा अच्छा लॉ बनाएंगे क्योंकि उनको डे टू डे टैक्स के मसले पता है। तो अगर एसईसीपी से कहेंगे तुम कम्पनी लॉ बताओ, तो वो बड़ी अच्छी तरह से सारी चीजें जानते हैं और जगह जगह में भी स्पेसिफाइड लिख के अपनी भी चीजें ऐड कर देंगे। तो ये बड़ा मजे का सिस्टम होता है जिसमें आप डेलीगेट कर देते हैं। इसका कोई फायदा नुकसान है? फायदा क्या है? स्पेशलिस्ट, फ्रंटमैन, वो जो डे टू डे देख रहे हैं, और वो स्पेशलिस्ट भी तो हैं। अब पार्लियामेंट वाला तो जागीरदार है, सियासतदान है, बिजनेसमैन है, वडेरा है, उसको तो कानून की डेप्थ नहीं पता। तो ये जब ये लोग बनाएंगे एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो वो एक अच्छा कानून होगा, फास्ट होगा, अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड होगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी। लेकिन नुकसान क्या है? वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा लॉ बना दें जिसको बाद में बदलते हुए हर वक्त पार्लियामेंट वाले सर पकड़ के बैठ जाएं, यार ये 2000 सफ़े का कानून है, इसका हम क्या करें इसके साथ। तो ये मसला भी हो सकता है। दूसरा, वो जो हमने वाहिद काम दिया था पार्लियामेंट को कानून बनाने वाला, अगर उसने वो भी डेलीगेट कर दिया तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल जल्दी से इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है डेलीगेट करते हैं पावर ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन टू एन एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव समझ आता है ना, एस्टेब्लिशमेंट, इदारा कोई। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट और डिफाइन कर सकते हैं कि तुम किस हद तक वो कर सकते हो, और इन रूल्स को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर पार्लियामेंट ने जो उनको इख्तियारात दिए थे, अगर उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया तो उनको चैलेंज भी किया जा सकता है। फायदे नुकसान क्या है? टाइम बच जाता है, पार्लियामेंट को टाइम मिल जाता है कुछ और कानून पास करने का जो उन्होंने और फॉरवर्ड करने में। यानी कि ये फायदा ये है कि अगर उनके पास कानून का बहुत ज्यादा लोड है तो चलो कभी कभी डेलीगेट कर दें, लेकिन कभी कभी कानून का लोड ही नहीं होता फिर भी डेलीगेट कर देते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाती है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको अमेंड करना है, इसको समझना, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट्स ने बनाया होता है तो वो जरा ज्यादा फाइन पीस ऑफ लॉ होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट टेक्स अवे लॉ मेकिंग अवे फ्रॉम द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर से आपने कानून साजी छीन ली और उठा के दे दी एक इदारे को, और इस तरह की जो लॉ मेकिंग है वो अनमैनेजेबल हो सकती है। इसको अप टू डेट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें चीजें काफी ज्यादा आ जाएंगी। ये चैप्टर का एक पोर्शन था जिसपे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा पोर्शन जिसमें रट्टा ही रट्टा है, अब उस तरफ आते हैं। यहाँ बेइज्जती हो जाती है। ये जी एक आखिरी सवाल, आजकल एआई का दौर है, तो सारे कानून उठा के एक ऐसा एआई बोर्ड बना के उसमें डाल दी जाए कि वो फैसला हर चीज। बड़ी मजेदार बात है। उन्होंने कहा सारे कानून उठा के एआई में डाल दें ताकि एआई जो है वो उस पर फैसला दे सके। तो जज तो यूज कर ही रहा है ना, कानून बनाने वाले भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एआई को ऑफिशियली ये इजाजत नहीं दे रहे। नहीं ऑफिशियली नहीं, मतलब कि जो हमारे अच्छे मफाद के लिए उसको यूज किया जाए। जी जी बिल्कुल, तो यूज कर रहे हैं लोग, कानून बनाने वाले उसे यूज कर रहे हैं, तो हमारा कोई मफाद ही नहीं है। पेपर बनाने वाले उसे यूज कर रहे हैं, पेपर चेक करने वाले उसे यूज कर रहे हैं। हमारा तो कोई मफाद आ ही नहीं रहा है। आ गया जब एआई ने पेपर चेक किया तो एआई थका हुआ नहीं है, उसने सारे बच्चों को एक जैसे तरीके से असेस किया।
हाँ ठीक है जी, ये तो जो है ना वो बाकी लोगों को एहसास हुआ, ये जो है ना वो उन्होंने कहा ये तो भाई जो है ना वो प्री रिजल्ट क्लास में एक भाई होते थे साइम, ठीक है, वो काफी ज्यादा सवाल पूछते थे, तो इन्होंने कहा ये तो साइम पार्ट 2 है। हाँ नहीं, इनके सवाल कभी कभी लॉजिकल भी होते हैं। हाँ नहीं, असल में वो साइम भाई के साथ कंपेयर करें तो साइम भाई अगर 20% रेलेवेंट है तो ये तकरीबन 60% रेलेवेंट है, तो थोड़े थोड़े से रेलेवेंट भी होते हैं, लेकिन बहरहाल वक्त कम और मुकाबला सकता है। कानून, कानून किसे कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स, कानून इसे कहते हैं, कानून इसे कहते हैं। कानून सेट ऑफ रूल्स या सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट जो कि स्टेट बनाती है ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके। मर्केंटाइल लॉ किसे कहते हैं? तिजारती कानून को। सिविल लॉ का एक वो पोर्शन है जिसमें हम लोगों ने जो लोगों से मामलात होंगे उसके लिए जो कानून बनाया हुआ है उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ। तो पार्टनरशिप और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये दोनों नॉर्मली मर्केंटाइल लॉ कहलाते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब आईकिया पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा और उसका नाम बिजनेस लॉ डायनेमिक्स रखेगा तो पहले पोर्शन को मर्केंटाइल लॉ बोलेगा और दूसरे को कंपनी लॉ बोलेगा, लेकिन उन्होंने अजीब कंफ्यूजन फैला दी कि पेपर का नाम बिजनेस लॉ डायनेमिक्स और फिर पहले पोर्शन को कहती है बिजनेस लॉ है, तो फिर दूसरा डायनेमिक्स होगा क्योंकि बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। तो बहरहाल ये जो हमने पढ़ा दैट वाज टेक्निकली मर्केंटाइल लॉ, मेजॉरिटी उसमें से मर्केंटाइल लॉ था, लेकिन चूंकि उसमें चैप्टर 1, 14, 15 भी थे तो इसलिए उसको बिजनेस लॉ ओवरऑल कह देते हैं। पाकिस्तान में लॉ कहां से आता है? 1973 हमारा मेन कानून है, कोई भी लॉ इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता और ये सबसे मेन चीज है यहाँ पे। उसके अलावा लॉ आता है लेजिस्लेशन से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी हो सकता है। प्रेसिडेंट से आता है, कई दफा जजों वगैरह के पास एक पुरानी जजमेंट होती है जिसको वो यूज करते हैं और उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं हम प्रेसिडेंट। कभी कभी रिवायात, कस्टम्स और मुल्क का कल्चर भी कुछ कानून लेके आता है। फॉर एग्जांपल रमजान में अगर एक बंदा खाना खा रहा है सड़क के बीचों बीच तो शायद कानून में मना ना हो, लेकिन चूंकि वो जिस मुल्क में है वहाँ एक इस्लाम का निज़ाम है तो वहाँ लोग उस पर ऑफेंड हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है कि ऐसे बंदे को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो कई दफ़ा कुछ कस्टम्स हैं, कुछ जगह आप जाते हैं कबीले ने रूल बनाए हुए होते हैं और वो इस इलाके के पूरे लोगों ने फॉलो करने होते हैं, तो कभी कभी कुछ रूल इस तरह से भी आते हैं और कभी कभी रूल ऐसे भी आते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 पार्टीज मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट से, कस्टम से, प्रेसिडेंट से या लेजिस्लेशन से नॉर्मली कानून आता है। कानून फिर होते हैं आपके 2 तरह के, एक को हम कहते हैं सिविल लॉ और एक को हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। मैं नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट ऐसे करता हूं कि लोगों का लोगों से मामला सिविल लॉ है और लोगों का गवर्नमेंट से मामला क्रिमिनल लॉ है। 2 इंसानों ने आपस में एग्रीमेंट किया, एक ने दूसरे को चिलगोजे नहीं दिए तो दूसरा उससे जाके पैसे रिकवर करे, ये इंसान का इंसान से मामला है। एक इंसान ने कत्ल कर दिया, अब ये इंसानियत का मामला है। स्टेट आएगी, एक तरफ की पार्टी स्टेट होगी और वो डिफेंड करेगी मजलूम को और कहेगी कि ये मेरे साथ तुमने बुरा किया है, मेरी रियासत के साथ बुरा किया है। तो क्रिमिनल लॉ में 1 पार्टी स्टेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं है, जबकि यहाँ दोनों तरफ आम इंसान होते हैं। तो सिविल इंसानों के इंसानों से मामला और क्रिमिनल में गवर्नमेंट का लोगों से मामला। तो अगर आपने गवर्नमेंट का कानून तोड़ा है या अरे हाँ नहीं ये असल में क्लास गलत सोच रहे होंगे आप, डाटा तो नहीं सोच रहे? अच्छा लॉ वाली क्लास ठीक है, लेकिन आपको फिर बिल्कुल कॉर्नर पे जाके बैठना पड़ेगा। इसके पीछे एक वजह है। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना यहाँ पे कुछ खाने पीने की बात हुई, हमने बंदे गिने थे तो तब तक आप गिनती में नहीं थे, तो हमने सोचा अब कौन आएगा। तो चलें अच्छा ये एंड ऑफ सेशन की डिस्कशन सुन लेंगे, आपके लिए वही काफी है। बाकी लोग अगर कोई चाय वगैरह पी रहे हो तो आप उदास नहीं होंगे। ठीक हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा बच्चा, देखा सीखें, कुछ सीखें। आप हर वक्त चाय की बातें करते रहते हैं और जूस की बातें करते रहते हैं। अच्छा जी इधर वापस आते हैं। सिविल और क्रिमिनल लॉ हम समझ रहे थे। सिविल लॉ क्या करता है? राइट्स और ड्यूटीज पर्संस की आपस में सेट कर देता है। जिनके राइट अफेक्ट होते हैं वो जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनसे पैसे मांग सकते हैं या उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं। सिविल लॉ की वायलेशन रॉन्ग डूइंग टॉर्ट कहलाता है। एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट करके चिलगोजे टाइम पे नहीं सप्लाई किए तो अब आप जाके उसे कत्ल नहीं कर देंगे, उसे जेल में नहीं डाल देंगे, उसने बुरा किया, एक इंसान से जाती एग्रीमेंट करके बुरा किया, तो इसको हम टॉर्ट रॉन्ग डूइंग कहते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ क्या है? कंसर्न विद कंडक्ट दैट इज कंसिडर्ड सो अनडिजायरेबल के स्टेट पनिश करती है डिसोबे करने वालों को, लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं। स्टेट एक तरफ की पार्टी और दूसरी तरफ की पार्टी वो रॉन्ग डूअर होता है। यहां पर्पस होता है कि इंजर्ड को कंपनसेशन मिले, यहां मकसद होता है जालिम को सजा हो। यहां जितना नुकसान हुआ है उतना ही होगा, यहां नुकसान होगा या नहीं होगा गवर्नमेंट सजा देगी। आपने सिग्नल तोड़ा, आपने जुर्म किया, आप किसी का नुकसान कर सकते थे, चालान देना होगा। जबकि यहां अगर नुकसान होगा
तभी याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में, तभी कंपनसेशन मिलेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता है, अगर ज्यादातर लग रहा है कि बंदा गलत है ये सही है तो सजा हो जाती है। लेकिन यहाँ बियॉन्ड ऑल डाउट्स 100% तय करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बंदे को हो सकता है सजाए मौत दे रहे हो सकता है आप उसे जेल डाल रहे हो सकता है आप बहुत बड़ा जुर्माना कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से केस वेरीफाई होता है। वहां बस ये होता है कि इफ दिस इज फील कि वो ज्यादा जालिम था, ये कम जालिम था, तो फैसला हो जाता है। यहाँ रेमेडी, यहाँ नॉर्मली डैमेजेस, पेनल्टीज, परफॉर्मेंस, इस तरह का वो होता है। और यहाँ नॉर्मली क्या होता है, सजा होती है, सजाए मौत भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, जुर्माने भी हो सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स, कॉपीराइट डिस्प्यूट, ये जो एक बंदा की किताब को दूसरे चोरी कर लेता है। कैरेक्टर डिफेमेशन क्लेम, कि अगर आप किसी के ऊपर किसी को वो करें, किसी के ऊपर हमला करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आसपास से अचानक से मेरे पे केस कर दे कि आपकी एक वीडियो देखी, आपने जो है ना कुछ आसपास के कॉलेजेस के ऊपर एतराज करने की कोशिश की, कैरेक्टर डिफेमेशन। डिस्प्यूट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, पार्टनरशिप देखें, तो बड़ी बेस्ट एग्जांपल है सिविल लॉ की। क्रिमिनल लॉ की हमारे सिलेबस में हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा है, फिर पाकिस्तान पीनल कोड दफा ताजीरात का बार बार जिक्र होता था। उसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम और इस तरह से कानून नजर आते हैं। तो ये सिविल और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस है, लेकिन जो असल तकलीफ बात है वो ये नहीं है, वो ये है कि हमारा आइन 10 अप्रैल 1973 को पैदा हुआ और 14 अगस्त 1973 को रेटिफाई हुआ। उन्होंने कहा अच्छी तारीख है, आज इसको कंफर्म कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, गवर्निंग स्ट्रक्चर बनाता है। कोई पार्लियामेंट लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो हमारे आइन के अगेंस्ट हो। आइन को हम जो है ना एक बड़ी मुकद्दस किताब मानते हैं, और इसमें अमेंडमेंट भी इतने आराम से नहीं होती, बहुत बड़ी अक्सरियत से इसमें अमेंडमेंट होती है। आइन में प्रीएम्बल है, प्रीफेस है, दिबाचा, 12 पार्ट्स में उन्होंने 12 अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है, और फिर इसके स्केजुअल एंड पे जो कि आपको हेल्प करते हैं। जैसे टैक्स में नहीं होता एंड पे स्केजुअल की, जिस पे टैक्स रेट लिखे हुए हैं, कंपनीज एक्ट एंड पे होता है, फॉर्मेट दिया हुआ होता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह का, तो इसके भी कुछ स्केजुअल है। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन सारे पार्ट्स में जो लिखा हुआ है वो भी पता होगा और इनके नाम भी पता होंगे स्केजुअल्स के कि ये क्या है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाता हूँ। प्रीएम्बल में क्या होगा, हम कहेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो बताए जाएंगे, और ये कि जी मुस्लिम्स यहाँ पे इस मुल्क में अपने इस्लाम और सुन्ना की रोशनी के मुताबिक अपने काम सही से कर सकेंगे, माइनॉरिटीज को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात प्रीएम्बल ने इस तरह की प्यारी प्यारी सी बातें की हैं। इंट्रोडक्टरी में उसने बताया कि ये मुल्क पाकिस्तान कहलाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये इसकी टेरिटरीज हैं, इतने इसके सूबे हैं, और किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन और इंडिविजुअल्स के राइट्स यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होंगे। फिर ये जो अगला पार्ट है वो बताता है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, स्टेट क्या है, उसके लॉस क्या हैं, लोगों के बेसिक राइट्स क्या हैं, उनके पास क्या हकूक हैं। फिर जो अगला पोर्शन है वो बताता है फेडरेशन क्या होगी, प्रेसिडेंट कैसे आएगा, उसकी क्या टर्म होगी, पावर क्या होगी, कैसे निकलेगा, पार्लियामेंट क्या होगी, उनकी मीटिंग्स कैसे होंगी, वो कानून कैसे पास करेंगे, जैसे अभी थोड़े पहले जो बातें पढ़ रहे थे। अब ये वो पोर्शन है जिसमें उन्होंने बस आपको तारुफ कराया है कि हर पार्ट में क्या लिखा है। मैंने जो काम के वर्ड्स है वो अंडरलाइन किए हैं, लेकिन आगे मैं एक और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो जरा ज्यादा काम का है। प्रोविंसेस, एक दफा ना आप अगर ये बाहर इनके जो ऑफिस बॉय बैठे हैं उनसे कहें कि ये 4:30 तक ये वाली क्लास चल रही होगी, क्योंकि बाहर बच्चे जो आके वो परेशान हुए होंगे, सबने ग्रुप में मैसेज नहीं देखा होगा। उनसे कहते हैं कि ये हमारी क्लास 4:30 तक जा रही है, सर की स्तर से बात हुई है। हाँ जी, प्रोविंसेस के बारे में देखेंगे, प्रोविंसेस की क्या कंपोजिशन होगी, कौन विफाक होगा, कौन सूबे होंगे, सूबों का क्या ताल्लुक होगा, सूबों के आपस के ताल्लुकात क्या होंगे, कौन सा सूबा किसको क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, पैसों की सूबों की तकसीम किस तरह से होगी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल चीजों को कैसे ऑडिट करेगा, वो सारी बातें। फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या होगा, वहां लोग कैसे आएंगे, अदालतों के जो जजेस हैं उनका क्या रूल्स होंगे, क्या सिस्टम होगा, क्या रेमुनरेशन होगी, क्या उनका निज़ाम होगा। देन इलेक्शन कैसे होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या जिम्मेदारियां होंगी। यानी आइन जो है ना वो तसल्ली से बता रहा है कि मुल्क कैसे चलेगा। यूं समझें पाकिस्तान के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ आइन के सेक्शन नंबर को हम आर्टिकल नंबर बोलते हैं। सुना होगा आर्टिकल 62-63, आर्टिकल 58(2)(b, तो ये बेसिकली हमारे इनको वो कहते हैं। यहाँ यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको आर्टिकल नंबर पता हो, वो हो सकता है आपको कहें कि ये वाले पोर्शन में बताओ टिपिकली क्या बात हुई हुई है। तो इस्लामिक प्रोविजन में हम कहेंगे होली कुरान सुन्ना को फॉलो करेंगे, इस्लामिक काउंसिल जो है पाकिस्तान में काम करेगी। इमरजेंसी अगर मुल्क में आ जाएगी तो हमारे कौन कौन से बुनियादी हकूक को उठा के कचरे में फेंक देंगे, और सबसे पहले पाकिस्तान को सोचेंगे। तो हमें हमारे घर से उठा के फेंक दे, क्योंकि मुल्क में वॉर हो रही है तो वो हक रखते हैं। मुल्क में वॉर हो रही है, वो जो है वो 15 दहशत गर्दों पे बम फोड़ते हुए हमें भी फोड़ दें तो वो हक बजाने पे। तो इस तरह की बातें इमरजेंसी प्रोविजन में भी हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे होगी, क्या वो होगा, फिर इसमें मिसक्लेनियस में उन्होंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन और आर्म फोर्सेस वगैरह के फंक्शंस क्या होंगे, ट्राइबल एरियाज और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, फिर नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। फिर 5 स्केड्यूल हैं, ये स्केड्यूल बताता है कि हमारे फलाना आर्टिकल से कौन कौन से लॉ एग्जाम्प्ट है। ये स्केड्यूल हमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का पूरा निजाम समझाता है। ये हमें बताता है कि डिफरेंट जो ऑफिस बेरर ओथ कसम खा रहे होते हैं, हल्फ ले रहे होते हैं, उसमें क्या लिखा होगा। ये बताता है पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज हैं, और ये बताता है कि जजेस की जो रेमुनरेशन और उसका निजाम क्या होगा। यहाँ आईकेप की एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई भी एरिया में से अचानक से आपसे पूछ सकता है कि जी इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसके बजाय मैंने ना एक थोड़ा सा छोटा डॉक्यूमेंट बनाया है जो आपके पास किताब में भी आ रहा होगा। इसमें क्या किया है, हर किसी के कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं, ताकि पेपर में जरूरी नहीं कि आप पूरे पूरे जुमले याद करके गए हो, आपने कीवर्ड्स देखे हुए हो तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है और चीजों को किस तरह से लेके चलना है। तो क्या यहाँ पे ये सारी बात आप सबको समझ आ रही है? ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट भी, वैसे तो हमारी सारी जो स्लाइड्स हैं वो ग्रुप की गूगल ड्राइव में साथ साथ जारी होती हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, और अगेन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसकी जगह ये याद कर सकते हैं। वो डिटेल है लेकिन एक दफा उसे पढ़ लीजिएगा, याद इसे कर लीजिएगा। तो यहां हमारे पास ब्लैक स्लाइड आती है, जिसका मतलब है कि हमारी लॉ की बातें खत्म हो गई। ले जी, फाइनली हमने वो कर दिखाया, और ये सब आप लोगों की हिम्मत के बगैर पॉसिबल नहीं था। मैं तो जज्बाती हुई, मेरा तो काम धंधा ही है, मैं तो रोजी रोटी यही है पढ़ाना, तो मैं तो मतलब यूज्ड टू हूँ। लेकिन असल काम आप लोगों ने किया कि 12 दिन साथ चले, या जितने लोग भी साथ चल सके, जितने करीब करीब भी हैं, बड़ा अच्छा आप लोगों ने काम किया। तो अल्लाह करे कि आज 31 जनवरी पे हम जब सिलेबस खत्म कर चुके हों तो आपके पास पूरा 1 महीना रिवीजन के लिए आप बड़ा अच्छे तरीके से रिवाइज करें। जो आज शुरू कर रहे हैं या जो अभी रिवाइज अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, हमने 12 दिन में 24 सेशंस किए हैं। पहला सेशन ओरिएंटेशन था, उसे हटा दें, 23 सेशंस हैं। आप चाहें तो अगले 12 दिन में रिवीजन करते हुए एग्जैक्टली स्केड्यूल को फॉलो कर लें, चाहें तो हर दिन का सिर्फ एक सेशन तय कर लें। यूट्यूब पे सेशंस पड़े हुए हैं, आप जो है वो एक दिन का टारगेट उतना रख सकते हैं जितना हमने अपने एक सेशन में किया था, उसको सुने, उसी वक्त किताब को पढ़ें, और हो सके तो उसके 1-2 पास पेपर के सवाल लिख के कर लें। मैं रात ये चाह रहा था कि मैं सवालों की लिस्ट भी बना लूं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, तो कोई बात नहीं, चंद दिनों में या 2-3 दिन में ग्रुप में सवालों की लिस्ट भी आ जाएगी। जी हाँ, अगेन सबसे बेस्ट तरीका तो होता है कि आप बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रीसेंट अटेम्प्ट जो है वो उसके अंदर कितने रेलेवेंट है कितने नहीं। तो आपकी किताब के एंड पे मैंने एक मॉक दिया हुआ है जिसमें सी लॉ और बी लॉ के पोर्शन से वो वाले सवाल, रीसेंट पेपर के वो सवाल उठाए हैं जो आपसे रेलेवेंट है, और वो मैंने उसको 100 नंबर का एक पूरा मॉक उस तरह से बना दिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पेपर से ठीक 14 दिन पहले, जिस दिन आईकेप का एग्जाम है, पूरे 14 दिन पहले यहाँ सुबह आईकेप वाले टाइम पे 9 से 12:15 आपका इम्तिहान हो रहा होगा। हम आईकेप की फुल ड्रेस रिहर्सल करवाते हैं यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है कि हर दफा सैकड़ों की तादाद में बच्चे आते हैं। कॉलेज पूरा भरा हुआ होता है, हर जगह पे लोग बैठे हुए होते हैं। वो एक फ्री मॉक की एक्टिविटी होती है, वो हम कंडक्ट करते हैं। अगर आप आए हैं, आपने टाइम पे दिया है, तो कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से चेक होके भी मिले। पेपर से पूरे 2 हफ्ते पहले आईकेप का जिस दिन जो पेपर आपने देना है, अगर आप 2 हफ्ते पहले उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। फायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है 2 पेपरों में छुट्टी नहीं है तो क्या करना है, 2 में एक छुट्टी है तो मैं कैसे तैयारी करूंगा। सुबह 9 बजे अगर आना है तो उसके लिए मुझे रात किस वक्त सोना होगा। वो जो आईकेप में पहली दफा तजर्बा करना, उससे बेहतर है कि आप एक दफा यहाँ तजर्बा कर लीजिएगा। थोड़ा सा बीलो के बारे में हल्का हल्का सा वो समझते हैं। अभी वो चाय के ऊपर उन्होंने एग्री किया है, अल्लाह करे वो चाय ले आए, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है, जब ज्यादा बल्क में चाय होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। बीलो पक्का, अच्छा। बीलो टूल किट, गिफ्ट्स बाय सर आतिफ आब्दी। तो ये गिफ्ट्स वो वाले गिफ्ट्स हैं, इल्मी गिफ्ट जी, ये किताब में नहीं है। बीलो वाली चीजें नहीं है, सीलो वाली चीजें किताब में है। बीलो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, लॉजिकल चैप्टर्स, क्रैमिंग वाले चैप्टर्स। चैप्टर 1, चैप्टर 14, चैप्टर 15 को यू कैन ऑलवेज एज्यूम क्रैमिंग वाले टॉपिक्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप को यू कैन नॉर्मली एज्यूम कि वहां से लॉजिकल सवाल आएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। चैप्टर 1, 14, 15 में से 1 में से हमेशा रटे वाला सवाल आया है, 15 में से हमेशा रटे वाला सवाल आया है। 14 में ये जो अभी हमने पढ़ा था,
टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ सकता है कि एक सिचुएशन दे देंगे, बताओ कौन सा टाइप है, या वो कहते हैं इसने इसके इस तरह से पैसे देने हैं, बताओ कौन से वाले कागज से दे, या इसने इस बंदे को ये जुमला लिखा, बताओ क्या ये प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो इस तरह के छोटे से आसान से सवाल होते हैं जिसकी लॉजिक क्लियर होती है। तो 114-15 को 100% रट्टा कहूंगा तो गलत है, 100% रट्टा है, 15 100% रट्टा है, 14 80% रट्टा है, 80 to 90%। कभी कभार लॉजिकल सवाल आता है तो वो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आपको समझ है तो ये काम हो जाएगा। फिर ये नॉर्मली लॉजिकल होते हैं दोनों, लेकिन जरूरत पड़ने पे कभी कभार अगर जब उनके पास रट्टे वाले सवाल शॉर्ट हो रहे होते हैं तो फिर इन चैप्टर्स के बीच बीच में से कुछ काम के ऐसे टॉपिक हैं जो रट्टे वाले हैं। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप चैप्टर 2 से लेके 13 तक लॉजिकली पढ़ें, और बजाय इसके कि रट्टे लगाने का फियर हो आपके जहन में, तो अब आप ये देखेंगे 2 से 13 तक 12 चैप्टर हैं, 25 में से 12, इन 12 को आप लॉजिकली सोचें, लेकिन इनके बीच बीच में से जो स्पेसिफिक थोड़े से कोई टॉपिक्स हैं रट्टा लगाने वाले, उनकी मैं आपको एक अलग से लिस्ट दे दूं। मैं एक दफा आपको बता भी दूं, चैप्टर 2 में लैप्स ऑफ ऑफर की जो कंडीशंस हैं वो, और जो एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की शुरू वाली शर्तें और लैप्स ऑफ ऑफर, तो चैप्टर 2 में ये दो याद करने के हवाले से और थ्रू आउट बाकी चीजों को आपने समझने के हिसाब से सोचना है। यानी अगर आप ये टॉपिक्स किताब में से हटा के अपने पास एक रजिस्टर में लिख लें और वो वहीं से रट्टा लगाएं, और किताब में से जब पढ़ें तो स्टोरी की मोड में पढ़ें, समझ के पढ़ें, पास पेपर्स को देखें। चैप्टर 3 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ, वो जो था कि ये लोग नहीं कर सकते, जेल वाला फलाना फलाना, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस, वो जो टेबल बना हुआ था 4 चीजों का, और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होने के जो 5 पॉइंट थे, ये याद करने वाली चीजें हैं, बाकी लॉजिकल है। चैप्टर 3 में थोड़ी चीजें ज्यादा थी। चैप्टर 4 बहुत बड़ा चैप्टर है, तो चारों की डेफिनेशन, कोर्शन, एंटी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंदर के रूल्स सिर्फ समझने के लिए, लेकिन याद करने के लिए क्या है, उन 4 की डेफिनेशन। और मिस्टेक की जब आता है तो डेफिनेशन नहीं, मिस्टेक के रूल्स। एक एक्स्ट्रा बात है, फ्रॉड के अंदर 2 एक्सेप्शंस दी हुई थी कि इन केसेस में फ्रॉड अवॉइडेबल नहीं होगा, वो एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की 3 एक्सेप्शन, वो जो इस कोर्ट में नहीं जा सकते उस कोर्ट में, फिर आर्बिट्रेशन और वो वाली बातें, वो 3 एक्सेप्शन, और वेजरिंग एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं। तो चैप्टर 4 में तकरीबन ये चीजें 1/3 से थोड़ा सा ऊपर बनती हैं उस चैप्टर के। आपने इन चीजों को याद करने के हिसाब से देखना है। चैप्टर 5 में सिर्फ एक पॉइंट, वो जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजिंग एग्रीमेंट का जो टेबल है, बस वो याद करने के वाले से, बाकी समझने के लेवल पे। चैप्टर 6 में वैलिड टेंडर के एसेंशियल्स, देन रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, और फिर इम्पॉसिबिलिटी के एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल, ये थोड़ा सा एरर हो गया, ये एक्सेप्टेबल इधर था, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। याद है इम्पॉसिबिलिटी के ये 4 बातें होंगी और वो 5 बातें नहीं मानी जाएंगी। चैप्टर 7 की बात करें तो जॉइंट प्रोमिसेस के रूल्स और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। चैप्टर 8 में सिर्फ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और उन 5 की सिर्फ हेडिंग्स। अगर थोड़ा सा लिखना पड़े तो आई बिलीव कि आप कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लिख लेंगे। चैप्टर 9 में रूल्स ऑफ पेनल्टी जो नीचे थोड़े से करके दिए हुए हैं। चैप्टर 10 में मेरे पास कोई चीज नहीं है आपको बताने के लिए जी। चैप्टर 9 में सर जो ऑर्डिनरी डेमेजेस है उनको याद। अब अगेन बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको छोड़ देना है, कहने का मतलब है कि दीज आर दोस टॉपिक जो मुझे लगता है कि ये रट्टा नहीं लगाया हुआ होगा तो पेपर में अगर आ गया तो आपने भूल जाना है, आपसे कुछ चीजें कम ज्यादा हो जानी है। जैसे जी नहीं, मैंने अभी पीछे आपको बताया था 114-15 पूरा रट्टा आपने जहन में रखना है, और अगेन समझ के रट्टा लगाएंगे तो चीजें याद भी होंगी। जी जी, अभी तो मुझे एक दफा पूरा तो करने दें, फिर ये आपका अपना फैसला होगा ना, मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा चैप्टर ड्रॉप करने का। जी एक दफा मैं पूरा कर लूं, एक दफा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, आपके उल्टे सीधे सवाल। चैप्टर 11 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। वो जो चंद लोग थे जिनको प्रॉफिट का हिस्सा जाता था बट वो पार्टनर नहीं होते थे, सिर्फ वो पूरे चैप्टर 11 में से सिर्फ वो। चैप्टर 12 में से सिर्फ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स। चैप्टर 13 के 2 टॉपिक, इंप्लाइड अथॉरिटी की 8 एक्सेप्शंस और माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 13 का, वो पूरा का पूरा याद करना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने उसको फिर लॉजिकली सोचना ही नहीं है, लॉजिकली तो आपने पूरे चैप्टर को ध्यान में रखना है, लेकिन जहां से मैं रट्टे वाला सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब अगेन ऑर्डिनरी डैमेज आपको बताना आना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन रट्टे वाले सवाल की एक्सपेक्टेशन 90% ऑफ द टाइम्स इन एरिया से होंगी। मैं करना ये चाह रहा हूं कि मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को एनर्जी लगाते हुए कम टाइम लगे। मैं इसके साथ थोड़ा सा आपको याद करा दूं कि हमने मिलती जुलती बातें सीलो के अंदर भी की थी।
एक मैंने आपको ये पेनल्टीज का इस तरह से चार्ट दिखाया था कि जिसमें लेवल 1 2 3 जो है सारी पेनल्टीज एक जगह लिखी हुई हैं, दिन शिन वगैरह को इग्नोर करें, यानी कि इस वक्त मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा। फिर मैंने आपको हर चैप्टर के 3-3 सवाल बताए थे। इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट मैं बना के आपको 2-3 दिन में बी लॉ के लिए भी दे दूंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लिख के करने हैं। जी, अगर ये कर लें तो क्या इसके अलावा नहीं करना चाहिए? जितना कम टाइम है इतना ही कर लें। ये सवाल अगर 3 महीने पहले पूछा जाता तो मैं कहता ये 3 तो कम से कम करें, उसके अलावा भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जितना कम टाइम है, ये अगर एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग बहुत सारे पास पेपर के सवाल हाथ से कर लेंगे तो वो गलत है। अगर एक चैप्टर करने के बाद जब आप हर दिन रिवीजन कर रहे हैं, लेक्चर सुना, जल्दी से रिवाइज किया, बस ये 3 सवाल लिख के कर लें तो थोड़ा सा बाकियों को पढ़ लीजिएगा, इन 3 को कम से कम लिख के कर लीजिएगा। देन हम लोगों ने जिस तरह से अभी बी लॉ में टॉपिक्स की बात की, इस तरह से सी लॉ में भी मैंने आपको हर चैप्टर की कोई इंडिविजुअल टॉपिक्स बताए थे। लेकिन 2 चैप्टर्स यहाँ मेरी एक्सेप्शन थे, चैप्टर 7 और चैप्टर 9। ठीक है, 10 में भी क्रैमिंग है, लेकिन 7 और 9 आपने लॉजिकली भी अच्छी तरह से ग्रिप में करना है। क्योंकि अगेन सी लॉ की ओवरऑल अजम्पशन ये है कि टाइप 1 सवाल और टाइप 2 सबसे ज्यादा, लेकिन टाइप 3 सवाल या टाइप 2 का टेढ़ा सवाल अगर जिन 2 चैप्टर्स में ज्यादा एक्सपेक्टेड है, दैट इज चैप्टर 7 और 9। तो यहाँ चैप्टर 7 और 9 को आपने लॉजिकली भी बहुत अच्छी तरीके से लेके चलना है। तो ये इस तरह की लिस्ट मैंने आपको बताई थी। तो देन अगर मैं इख्तितामी बातों की तरफ आऊं तो कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे पिछले वालों ने 100 नंबर के लिए इनमें से आधा आधा पोर्शन दिया था, लेकिन आईकैप ने उस वक्त असेसमेंट भी उसी तरह से की होती थी। अब जब पेपर भारी हो गया तो आईकैप नोज कि ये पेपर भारी हुआ है, तो आईकैप अपना लेवल ऑफ असेसमेंट उतना एग्रेसिव नहीं करेगा, वो थोड़ा सा मुनासिब करेगा। और जब आपने एक चीज पढ़ी हुई होगी, तैयार की हुई होगी, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि आपको पेपर में मसला नहीं होगा। बस किसी भी बंदे का मशवरा सुन के चैप्टर छोड़ नहीं देना, और अगर कभी भी कोई चैप्टर छोड़ने लगे हो तो मेरी ये वीडियो कम से कम 2 दफा रिवीजन के दौरान और 1 दफा पेपर से पिछले दिन सुन जरूर लेनी है। 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, बल्कि अक्सर 50 मिनट की वीडियोस हैं जिसमें पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ है। तो छोड़ने से, कोई भी चैप्टर छोड़ने से बेहतर है कि आपने चीजों को कवर कर लेना है। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 25 तक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो 1 इंपॉर्टेंट है बी लॉ में, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें से सवाल आना ही आना है। फिर 4 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13 में वो मिक्सिंग करता रहता है, लेकिन शायद हम 11 और 13 को अगर ज्यादा जरूरी कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। 14, 15 में से अगेन चूंकि अब वो एक एरिया बन गया है तो 15 में से आने के चांस ज्यादा है। 14 को हो सकता है वो थोड़ा बहुत जरा कम फोकस भी कर ले, तो हम इन 15 में से ये इस तरह से कर सकते हैं। आप 14, 15 दोनों को भी अगर लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लें तो कोई बहुत ज्यादा आपने बुरा नहीं किया होगा। ले जी, ये तो चाय वाला काम भी हो गया फाइनली। अच्छा, देन जब सी लॉ के अंदर आए तो सी लॉ में चैप्टर 1 से आप चलना शुरू हुए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 में से 5 चैप्टर ज्यादा जरूरी हैं। दोबारा सुन लें, 3, 5, 7, 8, 9। 8 उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 2 सफ़े हैं तो मैं उसको खामखा लिस्ट में से माइनस करके, तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी अच्छी तैयारी करने से वी बिलीव के 70 से 75% ऑफ द पेपर आपका क्रैक हो जाता है। घबराहट में आए तो आप थोड़ा सा पिक एंड चूज करें, लेकिन जो चैप्टर छोड़ना भी हो उसको ऐसे नहीं, वो आपने सुना होगा, वो फिर आप कहेंगे जी आप लोग एक तो क्लिप भी निकाल लेते ना, वो गलत लोग हैं आप लोग। वो क्या, उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगी, फिर अपना बना के छोड़ दिया। उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगी, फिर अपना बना के छोड़ दिया। तो यही तो कहा था उसने, किताब ने, बी लॉ की किताब ने, सी लॉ की किताब ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मैं अपना कोई पुराना दर्द नहीं शेयर कर रहा आपसे, मैं आपको बता रहा हूं कि अपना बना के छोड़ना है, अपना बना के छोड़ना है, अपना बना के छोड़ देना नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपने किसी भी जगह कहीं पे भी कोई शॉर्टकट लगाते हुए ना एक दफा सोचना है कि जो आपको शॉर्टकट का मशवरा दे रहा है वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, टोटल मिला के अगर 125 सफ़े के अंदर इसकी किताब खत्म हो जाती है, और टोटल मिला के अगर 12 दिन में हम इसे कर सकते हैं तो ये डूएबल है। आपने किसी भी टाइम पे खामखा कंप्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो 45 प्लस पे फेल होते हुए बहुत बुरा लगेगा। ऐसे नहीं करना। आखिरी 1-2 सवाल लेते हैं और हम अपनी गुफ्तगू तमाम करते हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। क्रैश में ये भी एक्टिविटी फौरन से हो गई जी, क्रैश है ना।
पूरा वीआईपी तैयार करना है, पहले पूरा सीला तैयार करना है या पहले बीला? जी, पहले सीलो तैयार करें या पहले बीलो तैयार करें, आपकी प्रेफरेंस है। आर यू अ रट्टा गाय, आर यू अ लॉजिकल गाय? आप कहें सर हम भैंस हैं, हम तो गाय हैं ही। तो अगर आप रट्टे वाले हैं तो चैप्टर पहले सीलो याद किया और फिर ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये याद किया, 114 और 15 पहले किया और बाद में गंदा मुंह बना के लॉजिकल चीजें देखनी शुरू कर दी। एंड इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको लॉजिक बहुत पसंद है, जो कि पेपर में खुद से लिख सकता है, तो उसके लिए फिर बी लॉ का पोर्शन पहले है। तो जिसको रट्टा पसंद है उसके लिए सी लॉ में ज्यादा मवाद है, जिसको लॉजिक पसंद है उसके लिए बी लॉ में ज्यादा मवाद है। स्टिल मैं बिल्कुल मतलब इस वक्त क्लास से तो निकल रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर जिंदा रहा और सेहत रही तो आप जो है कभी भी मेरे से सवाल अगर पूछना चाहें तो आप ईमेल पे atifabdifc@gmail.com आप सवाल पूछ सकते हैं। इन दिनों जब बच्चों के पेपर करीब होते हैं मैं दिन में 3-4 दफा अपनी मेल्स को चेक कर करके और कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो भी सवाल आया हुआ है लॉजिकल उसको मैं जवाब देता रहूं। तो आई एम ऑलवेज रीचेबल। हाँ, कभी कभार रिजल्ट वगैरह अगर कोई आ जाए तो फिर उस वजह से मैं थोड़ा सा देर हो जाती है, लेकिन इस वक्त अब अगले दिनों में कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आप लोगों की डेली मेल्स देख रहा हूँ। अगर आपका कोई भी पढ़ते हुए कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो, तो जरूर आपने शेयर करनी है। जो स्ट्रेटेजी का कहेगा सर जी मुझे एक स्ट्रेटेजी बना दे, लंबी मेल होगी, तसल्ली से लिखना होगा, वो शायद 1-2 दिन लेट हो जाए। लेकिन जिसने कहा होगा सर ये जॉइंट प्रोमिसर का ये वाला रूल ऐसे कैसे है, तो हो सकता है मैं ठग करके उसको जवाब दे रहा हूँ। जिसने सर बीला का पहले पेपर दिया था उसको मतलब तैयार दिया था थोड़ा बहुत? जी, जिसने बीलो का पहले पेपर दिया था और उसको बीलो भी थोड़ा तैयार भी है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे फिर पहले अपना जो पहले ग्रिप वाला है उसको मजबूत करना चाहिए और फिर दूसरे एरिया पे हमला करना चाहिए। पेपर में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपके दोनों पोर्शन बहुत अच्छे तैयार हो। आपने अपनी प्रेफरेंस समझनी है कि आपको रट्टे वाला ज्यादा पसंद है या लॉजिकल ज्यादा पसंद है, तो अपने हिसाब से करना है। मैंने सर से जो टाइम लिया हुआ था वो टाइम पूरा हो गया। अब अगर हम कमरा नहीं देंगे तो वो नाइंसाफी हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। कभी भी पढ़ते हुए आपकी कोई मुश्किल हल हो और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो दुआ जरूर कर दीजिएगा हमारे लिए, निज़ाम के लिए। कोशिश ये कर रहे हैं कि एक डिसेंट पैसों में किसी तरह से सारे खर्चों से लड़ते झगड़ते आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की मुख्तलिफ वेंचर्स के थ्रू कोशिश करें। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तालिब दुआ इसलिए लिखा हुआ है लेकिन साथ दुआ गो भी लिखा हुआ है। तालिब दुआ भी हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो भी हूँ। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।